So let's start with section 39, opinions of third persons when relevant. थर्ड पर्सन्स के ओपिनियंस कब रेलिवेंट होते हैं? अब थर्ड पर्सन में पहला तुम्हारा माइंड में कौन आएगा? कौन सा थर्ड पर्सन होता है? एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना। एक्सपर्ट का ओपिनियन कब आता है? जब कोर्ट को किसी फॉरेन लॉ के बारे में जानना हो, या फिर साइंस, आर्ट, या कोई भी ऐसी स्पेशल फील्ड के बारे में जानना हो जिसमें कोर्ट की नॉलेज नहीं होती है, एज टू आइडेंटिफाई द हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन। मतलब कोई फॉरेन लॉ है हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन के ऊपर, या फिर कोई साइंस और आर्ट या कोई भी ऐसी अदर फील्ड है जिसमें एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लग सकता है टू आइडेंटिफाई द हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन ऑफ एनी पर्सन। तो जो भी पर्सन स्पेशली स्किल्ड होगा इन सच फॉरेन लॉ, साइंस या आर्ट और एनी अदर फील्ड जो क्वेश्चन में है, एज टू आइडेंटिफाई द हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन, वो रेलेवेंट फैक्ट हो, वो एक्सपर्ट के ओपिनियंस रेलेवेंट फैक्ट होंगे। जिस एक्सपर्ट के पास स्पेशली कोई स्किल है टू आइडेंटिफाई द फिंगरप्रिंट्स या फिर हैंड राइटिंग, उनके जो भी ओपिनियंस होंगे उस पर, वो क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 39 बोलता है। देन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। 40 भी एक्सपर्ट्स की बात करता है कि अगर कोई भी फैक्ट जो कि वैसे इररेलेवेंट है, वैसे कोर्ट में रेलेवेंट नहीं है, बट अगर उस पर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन हो जाए या वो एक्सपर्ट के ओपिनियन से इनकंसिस्टेंट हो या एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा हो, तो तब वो फैक्ट क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। और सच ओपिनियंस आर ऑल्सो रेलेवेंट। अब देखो, इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि ए को कुछ सर्टेन टाइप का पॉइजन दिया था, मान लो साइनाइड दिया था, ठीक है। तो ए को कुछ सर्टेन टाइप का साइनाइड दिया था, और क्या दूसरे लोग का सिम्टम्स कंपेयर कर सकते हैं हम ए के सिम्टम से? कि जिन जिन लोगों को पास्ट में साइनाइड दिया हुआ है, जिनकी साइनाइड से डेथ हुई है, उनके जो भी सिम्टम्स थे वो ए के पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो इसको क्या करेगा? जो एक्सपर्ट होगा वो या तो अफर्म करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ सेम सिम्टम्स है, या फिर डिनाई करेगा। वैसे उनके जो दूसरे लोगों के सिम्टम्स इस केस में रेलेवेंट नहीं है, बट जो एक्सपर्ट है, लेट मी रिफ्रेज माई एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। अभी एक केस आया, डेड बॉडी आई, साइनाइड से उसकी डेथ हुई थी, उसके खाने में किसी ने साइनाइड मिला दिया था, तो उससे डेथ हुई थी। जो जो सिम्टम्स थे उसकी बॉडी में, जो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने बना के लिख दी, ठीक है। अब मेरे पास पहले भी साइनाइड के केसेस आए हुए हैं, पर इस ए के केस में क्या वो पहले वाले केसेस रेलेवेंट होंगे? क्या वैसे रेलेवेंट नहीं है। पर मैंने बोल दिया कि कुछ दिन पहले भी ये एक केस आया था बी नाम के पर्सन का, उसकी भी डेथ हुई थी साइनाइड से, उसके सेम सिम्टम्स थे। जो ए के सिम्टम्स है वो बी के भी सिम्टम्स थे, तो बी के सिम्टम्स ए के केस में रेलेवेंट नहीं है। पर फिर भी अगर मैंने ये चीज़ बोली कोर्ट के सामने, तो कोर्ट क्या मानेगा? उस चीज़ को रेलेवेंट मानेगा। तो ये इलस्ट्रेशन ए बोल रहा है। तो अगर कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं है पर एक्सपर्ट ओपिनियन उसको सपोर्ट कर रहा है या इनकंसिस्टेंट बता रहा है, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि बी के जो सिम्टम्स है वो तो डिफरेंट थे, ए के सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट है, तो ए का हो सकता है कोई और टाइप का पॉइजन दिया हो ए को, है ना। तो वो क्या हो गया? रेलेवेंट हो गया। बी का यहाँ पर केस रेलेवेंट हो गया, जबकि वो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं था।
opinions as to handwriting or signature when relevant. When the court has to form opinion as to the person by whom any document was signed or written. ठीक है, अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना है कि इस पर्सन की हैंड राइटिंग, क्या ये इसी पर्सन की हैंड राइटिंग और सिग्नेचर था, क्या ये चेक जो बाउंस हुआ इसमें इसी पर्सन ने साइन किया था क्या, है ना. एक पर्सन का चेक बाउंस हुआ तो वो बोल रहा है ये तो मैंने साइन किया ही नहीं था, ये किसी और ने मेरे फॉर्ट साइन किए हैं. ठीक है, अब किसको बुलाएगा कोर्ट ये जानने के लिए कि उसका ही साइन है कि नहीं है. जो पर्सन उसकी हैंड राइटिंग या उसके सिग्नेचर से एक्विंटेड है, पहचान है उसे, उसने कोई भी, या तो उस जो एक्विंटेड पर्सन है जिसने जो सिग्नेचर पहचानता है, या तो उसने उसे सिग्नेचर करते हुए देखा है. मतलब मेरे बॉस को मैंने सिग्नेचर करते हुए देखा तो मुझे उनके सिग्नेचर पता है ना कैसे है, तो मैं बता सकती हूँ, टेस्टिमनी में दे सकती हूँ कि हाँ ये इनके सिग्नेचर है या नहीं है इनके सिग्नेचर. ठीक है, क्योंकि मैंने देखे हैं. इफ़ आई हैव सीन हिम डूइंग दैट सिग्नेचर, या फिर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं उनके साइंड या उनके रिटन, तो मुझे उनकी राइटिंग पता होगी, तो मैं क्या होंगी, वो एक्विंटेड पर्सन होंगी, क्योंकि मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिया है उनसे उनकी हैंड राइटिंग में और सिग्नेचर के साथ, या फिर मैंने उनको लिखते हुए या साइन करते हुए देखा है. ये बोलता है सेक्शन 41, और उसका एक्सप्लेनेशन भी यही बोलता है कि मैंने उस पर्सन को जिसके लिए मैं टेस्टिमनी देने जा रही हूँ कि उसका हैंड राइटिंग है कि नहीं है, सिग्नेचर है कि नहीं है, एक्विंटेड पर्सन के बारे में बात कर रहा है कि मैं या तो एक्विंटेड पर्सन ने उसको साइन करते हुए देखा है, हैज़ सीन दैट पर्सन राइट और साइन, या फिर कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया है purporting टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन द अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन व्हेन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. आप देखो, जो ये सेक्शन 2 है ना, सब सेक्शन 2 41 का सब सेक्शन 2, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है, और फर्स्ट वाला मैनुअल सिग्नेचर की बात करता है जो हाथ से किया. तो मैनुअल सिग्नेचर में तो जो पर्सन एक्वेंटेड होगा सिग्नेचर से उसको बुलाएंगे और उससे पूछ लेंगे कि बताओ भैया ये इसका सिग्नेचर है कि नहीं है. पर इलेक्ट्रॉनिक के केस में कैसे जानेंगे कि उस पर्सन का सिग्नेचर है कि नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमने IT एक्ट में पढ़ा था, है ना. डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमने IT एक्ट में पढ़ा था. तो डिजिटल सिग्नेचर की कौन इशू करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करता है. तो हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ओपिनियन लेंगे कि क्या ये डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने ही इशू किया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. तो जो भी ओपिनियन वो देगा वो रेलेवेंट फैक्ट होगा. अब सेक्शन 42, when the court has to form an opinion as to the existence of general custom or right or opinion. अब ये हमने कहाँ पढ़ा था, 26 में भी पढ़ा था, सेक्शन 26 में, कि कोई भी ओपिनियन जनरल कस्टम राइट कब रेलेवेंट होगा, तो तब रेलेवेंट होगा when the court has to form existence of general, कि ये कस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. कोर्ट को अगर ये जानना है तो कोर्ट क्या करेगी, कोई भी पर्सन होगा जो लाइकली टू नो होगा एग्जिस्टेंस, अगर वो कस्टम एग्जिस्ट करता होगा तो इस पर्सन को तो डेफिनेटली पता ही होगा. कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर ये कस्टम एग्जिस्ट करता है, ये राइट एग्जिस्ट करता है, तो कोई ऐसे बंदे को बुलाओ जिसको तो ये डेफिनेटली पता ही होगा. तो वो ऐसे ही पर्सन को बुलाएंगे और उन पर्सन के ओपिनियन जो भी वो देगा ओपिनियन, वो रेलेवेंट फैक्ट होंगे, रेलेवेंट ओपिनियंस होंगे. अब 43 क्या बोलता है कि ओपिनियंस एज टू द यूसेजेस, टेनेट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलेवेंट. यूसेजेस और टेनेट्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के या पर्टिकुलर फैमिली के क्या यूसेजेस, मतलब उनकी क्या कस्टम्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, उसके बारे में किसको बताएंगे, जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ, देखो कहीं भी फैमिली की बात आएगी तो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज जिसके पास होगी उसको ही बुलाएंगे और उसके ओपिनियंस क्या होंगे, रेलेवेंट फैक्ट होंगे. ये सेम चीज़ हम सेक्शन 26 में भी पढ़ चुके हैं. देन सेक्शन 44, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट. तो सेम चीज़, ओपिनियन ऑफ रिलेशन,
ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन, किसका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो ये किसको पता होगा, जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगी। हमारे सामने वाली आंटी है ना, घर में झांकती रहती है, तो नॉलेज है उन्हें तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे किससे क्या रिश्ते हैं, तुम्हारा कौन बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, सब पता है उन्हें, तो उनको बुला सकती है ना कोर्ट, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है ना उनके पास, तो बस उसी पर्सन को बुलाएंगे। अब इलस्ट्रेशन बोलता है कि ए और बी मैरिड है कि नहीं है, इसका हमें जानना है। तो टेनेंट या उनके फ्रेंड्स उन्हें एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट करते थे, तो उनका ओपिनियन भी रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है। देन सेक्शन 45 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। Whenever the opinion of any living person is relevant, the ground on which such opinion is based are also relevant. मतलब कि किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हो। मैं अगर बोल रही हूँ कि ए और बी मैरिड हैं, तो वो मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, उसका कोई बेस तो होना चाहिए कि इन्होंने मुझे शादी में बुलाया था, ये लोग हमेशा साथ ही रहते हैं, जो इनकी वाइफ है वो मंगलसूत्र और सिंदूर वगैरह लगाती है, इनके साथ फेरे हुए थे, तो जो भी ग्राउंड्स हैं वो मुझे बताना पड़ेगा और वो ग्राउंड भी रेलेवेंट होंगे। देन 46 क्या बोलते हैं, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। अब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ डिस्पोजिशन एंड रेप्यूटेशन। ये अभी हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, कौन से सेक्शन के, सेक्शन 50 के। ठीक है। तो कैरेक्टर क्या होता है, रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन। ये है तुम्हारा कैरेक्टर, ये है रेप्यूटेशन और ये है डिस्पोजिशन, ये इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है। रेप्यूटेशन मतलब पब्लिक इमेज, डिस्पोजिशन मतलब उस पर्सन की क्वालिटीज़, कैरेक्टर एज अ होल टर्म मतलब उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं उस पर्सन के, उसकी क्या रूटीन्स हैं, उसको लोग कैसे देखते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है कैरेक्टर के, उसके क्या ट्रेड्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है। अब 46 क्या बोलते हैं, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड रेलेवेंट। अब देखो क्या कैरेक्टर रेलेवेंट होता है क्या, तो कैरेक्टर सिविल केसेस में होता है और क्रिमिनल केसेस में होता है। तो सिविल केसेस में इट इज़ यूजुअली नॉट रेलेवेंट, और क्रिमिनल केसेस में अगर गुड कैरेक्टर है तो रेलेवेंट होगा, अगर बैड कैरेक्टर है तो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है। और सिविल केसेस में डैमेजेस के लिए, डैमेजेस असर्टेन करने के लिए कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। ठीक है। तो ये पूरा चार्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस चार्ट इन योर नोटबुक्स। कैरेक्टर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में अगर गुड कैरेक्टर है तो वो रेलेवेंट होगा, बैड कैरेक्टर है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। अगर कोई भी विक्टिम है मान लो और उस पर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या कुछ भी उसका रेप हुआ है, तो क्या यहाँ ये बोल सकते हैं क्या कोई भी कोर्ट में आके कि अरे इसका तो ये तो 2-3 तो इसने बॉयफ्रेंड्स रखे हुए हैं, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि इसका रेप हुआ है, नहीं बोल सकते ना, उसका कैरेक्टर मैटर नहीं करता वहाँ पर। या फिर कोई भी अगर इस प्रोफेशन में ही है, सेक्स वर्कर है, तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता क्या, कंसेंट ऑल्सो मैटर्स ना, तो उसका कैरेक्टर पे नहीं बोल सकते यहाँ कि उसका क्या प्रोफेशन है, यहाँ कोई किसी के कैरेक्टर पे नहीं उंगली उठा सकता। बट हाँ अगर गुड कैरेक्टर है तो दैट इज़ रेलेवेंट। अगर किसी का कंडक्ट गुड है कि वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो मर्डर कर ही नहीं सकते हैं, है ना, तो ये रेलेवेंट होता है। और सिविल केसेस में यूजुअली कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता है, बट अगर डैमेजेस कैलकुलेट करने हैं तब कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। अब 46 क्या बोलता है, इन सिविल केसेस
The fact that character of a person is concerned at to render the probable or improbable any conduct is irrelevant. Except in so far such character appears from the fact otherwise relevant. मतलब अगर कैरेक्टर ही क्वेश्चन इन इशू, मतलब वो क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, मैटर इन इशू है उस पर्सन का कैरेक्टर, तब वो रेलेवेंट होगा, तब उस पर आप बोल सकते हो कि हाँ इस पर्सन का गुड कंडक्ट था और अच्छा कैरेक्टर है और जो भी है, या बुरा है, तब आप बोल सकते हो, पर वैसे अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है। या वो फैक्ट से, जो केस के जो फैक्ट्स हैं उससे ही, सूट के जो फैक्ट्स हैं उससे ही पता चल रहा है कि मतलब उसका कैरेक्टर शो हो रहा है, उसमें डिपिक्ट हो रहा है, तो तब रेलेवेंट होगा, नहीं तो अदरवाइज कोई कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता सिविल केसेस। 47 क्या बोलता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इफ़ अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ, द अक्यूज पर्सन हैज़ अ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, है ना। तो 47 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करता है, गुड कैरेक्टर की बात करता है जो रेलेवेंट है। 46 क्रिमिनल केसेस, 46 सिविल केसेस, 47 क्रिमिनल केसेस, 48 क्रिमिनल केस सेक्सुअल हरासमेंट का है। सेक्सुअल हरासमेंट में उस जो विक्टिम है, क्या उसका प्रीवियस कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है किसी भी पर्सन के साथ, क्या ये रेलेवेंट है क्या विक्टिम का कैरेक्टर? ये बिल्कुल इररेलेवेंट सी चीज़ है। इट इज़ नॉट रेलेवेंट, शैल नॉट बी रेलेवेंट। अगर कंसेंट क्वेश्चन में है तो इसने तो पहले कंसेंट दी थी किसी और को, तो अब हमें क्यों मना किया, ऐसा नहीं बोल सकते भाई। तो ये क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 49 प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, ये भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करता है। तो 46 और 50 सिविल केसेस की बात करता है, बाकी 47, 48, 49 क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 49 क्या बोलता है, द फैक्ट दैट द अक्यूज हैज़ अ बैड कैरेक्टर, अक्यूज का कैरेक्टर बुरा है, ये इररेलेवेंट है अनलेस एविडेंस हैज़ बीन गिवन दैट ही हैज़ गुड कैरेक्टर। अनलेस ये एविडेंस दिया गया है कि उसका गुड कैरेक्टर है, कोई बैड कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता। इन विच केस इट बिकम्स रेलेवेंट, मतलब अगर किसी ने, दूसरी पार्टी ने ये बोल दिया है कि अरे इनका तो अच्छा कैरेक्टर है, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मर्डर कर ही नहीं सकते, और एविडेंस दे दिया उसका, तो दूसरी पार्टी इस चीज़ को कंटेम्प्ट कर सकती है, तब वो चीज़ रेलेवेंट हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट एन इशू। अगर बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन खुद ही फैक्ट एन इशू है, तब तो डेफिनेटली वो रेलेवेंट होगा ही ना, ठीक है, तब वो रेलेवेंट नहीं हो सकता। अब प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। दूसरी पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने गुड कैरेक्टर के अगर एविडेंस दिए है, तो आप प्रीवियस कन्विक्शन कोर्ट के सामने पेश करके कि ये तो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। अब 50 क्या बोलता है, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, मतलब कैरेक्टर, किसी पर्सन का कैरेक्टर बता के हम कोर्ट में डैमेजेस या तो बढ़ा सकते हैं या कम करवा सकते हैं, तो तब वो रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। ये था 50 तक।